2, 3 और 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है और उसके लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखने चाहिए। आपको अगर अपनी तैयारी और शानदार करनी है और अच्छा स्कोर करना है, पहली बार में आपको क्वालिफाई होना है, तो आपको सबसे पहले प्रत्येक बार जो जितनी बार मतलब यूपीटीटी हुआ है उस सब के आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्यूशन देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है, कितने टॉपिक से प्रश्न पूछता है वो। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, इस पर आपको हम निरंतर प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो डाल रहे हैं। संस्कृत के वीडियो डाल दिए हमने और हमने सीडीपी के भी डाल दिए हैं, ठीक है, और ईवीएस की भी वीडियो डल गई हैं, हिंदी की भी डल गई हैं। तो आप लोग उन सब को देखिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम जो लास्ट ईयर यूपीटीटी हुआ था 23 जनवरी 2022 को, जो कि अंतिम ही हुआ था, इसके बाद यूपीटीटी हुआ ही नहीं है, तो उसमें हम पर्यावरण सेक्शन के यानी ईवीएस के 30 प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन कौन से ईवीएस में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, क्या लेवल था, सब देखेंगे। और आप भी चेक कर लें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो मैंने कई बार यूपीटीटी निकाला है, मैं आपको बताऊं, आपका भी निकलवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बस आपको जो वीडियो डालो उसको ध्यानपूर्वक देखना है। पहले मेरा उद्देश्य है कि आप सारे प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन देख लें इस चैनल पर, उससे संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देख लें, और उसके बाद जैसे ही आप प्रीवियस ईयर्स को देख लोगे तो फिर मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स सीडीपी, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस ये नहीं, सभी जो इतने भी सब्जेक्ट यूपीटीटी में आते हैं, प्राइमरी जूनियर, सब का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अपने नोट्स से आपको कराऊंगा बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आप सबको फ़ायदा मिल सके पूरा। आप पहली बार में यूपीटीटी निकाल लो, क्योंकि आगे भर्ती आने की पूरी संभावना लग रही है, समझ लो नहीं, तो इसीलिए। तो चलिए, तो मैंने ये थोड़ा आपको जानकारी दी क्योंकि आपको थोड़ा ज़रूरी है बताना। तो हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं 23 जनवरी 2022 का पेपर ईवीएस का। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। पहला प्रश्न है 121 से है, कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी में, ऑप्शन बी दौरांग घाटी में, ऑप्शन सी शांत घाटी में, ऑप्शन डी यानी चौथा है सूरमा घाटी में। तो यहाँ प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत घाटी, ठीक है, जिसे साइलेंट वैली बोलते हैं। केरल में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है और जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। तो आप लोग एक प्रश्न एक्स्ट्रा मैं आपको बता के चलूँगा, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ऑप्शन ए यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, सी नीले ज्वाला से जलने वाला है, डी उच्च ऊष्मीय मान। तो देखो यहाँ पर जो एलपीजी है वह एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात पहली सही है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन एलपीजी नीले मतलब जैसे जलती है गैस, घर पर खाना बनता है तो नीले कलर की आपको रंग दिखाई देता है, तो नीले ज्वाला वाली जलने वाली है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। और ये उच्च ऊष्मीय मान, जैसे गैस को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब खूब उसका मान जो है ऊष्मीय होता है, तो ये भी सही है। तो इसीलिए यहाँ पर गलत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड या गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 123वां कह रहा है कि
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? ऑप्शन ए पौधे तथा जंतु, ऑप्शन बी उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, सी उत्पादक व उपभोक्ता, डी जैविक और अजैविक पदार्थ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं वो दो होते हैं मुख्य, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, जिसमें उत्पाद हो गए, उपभोक्ता हो गए, अपघटक हो गए। अजैविक में मिट्टी हो गई, प्रोटीन वगैरह ये सब आएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 124। ये वही प्रश्न है जो पूछे गए हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने यहाँ कोई एडिटिंग की है, पूरा पेपर ही है एक तरह का, आप देख रहे हो। कह रहा है कि मकर रेखा है। ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है, सब जानते हैं। और 23.5 नॉर्थ में क्या है, तो वो कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप लोग कमेंट में बताओगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? क्या यूपी से निकलती है? 2 क्वेश्चन आपको बताने, हाँ और ना। यूपी से निकलती है तो यस करना, नहीं तो नो। और कितने राज्यों से निकलती है? ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 7 या 8। ठीक है, इसमें से आप बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी अपडेट आपको मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर्स आपको मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर R.D. मिश्रा, ऑप्शन बी डॉक्टर विटाकर, ऑप्शन सी डॉक्टर उडम, ऑप्शन डी डॉक्टर A.G. टांसले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.G. टांसले। इन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न 126 कह रहा है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आर्सेनिक की जो समस्या है, जो जिससे जल प्रदूषण है, वह ज़्यादा देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। और आप अभी बताओगे पश्चिम बंगाल के सीएम कौन बने हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ए निम्न ताप प्रभाव है, सेकंड कह रहा है दाब प्रभाव, माफ़ कीजिए, तीसरा कह रहा है रेन शैडो प्रभाव और चौथा कह रहा है उच्च तुंगता प्रभाव है। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रेन शैडो प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न आगे। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यहाँ कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपके लिए भले के लिए कह रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी वीडियो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, एकदम मैंने कई बार टेट निकाला है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ। कोई मैं कोचिंग नहीं चला रहा हूँ कि मुझे कोई पैसा चाहिए आपसे। ये सिर्फ सहयोग किया जा रहा है कि जितनी भाई बहन हैं वो अपना आराम से पहली बार में निकाल लें। ठीक है, इस उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 129वां। कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती हैं? ऑप्शन ए सूर्यातप, ऑप्शन बी ऊष्मा बजट, ऑप्शन सी सौर स्थिरांक, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सौर स्थिरांक। नेक्स्ट प्रश्न है 130वां। कह रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ए जर्मनी, बी यूएसएसआर, सी यूएसए, डी यूनाइटेड किंगडम। जो भी देख रहे हैं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। पूछ रहा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये पॉलिटी का प्रश्न है। सही उत्तर होगा यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे बोला जाता है, वहाँ से लिए गए। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में शामिल हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 51A में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, और सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य आए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? ए शाकाहारी, बी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, सी जीवाणु, और डी कह रहा है मांसाहारी। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांसाहारी। अगला प्रश्न है 132। तो ये यहाँ पर 132वां प्रश्न कह रहा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है या नज़दीक है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल, डी ध्रुव मंडल। तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो है ध्रुव मंडल, और यही मंडल है जहाँ पर मौसम बदलता है। ध्यान रखना, माफ़ कीजिए, मौसम बनता है, मौसम बनता है यानी बादल का बनना। और या फिर आप ध्यान रखना यहीं पर जो है यहीं से जो है बारिश भी होती है। तो कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि बादल बनना, बारिश का होना कौन सा मंडल है, तो ध्रुव मंडल है। और जहाँ पर ओजोन परत है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, वह समताप मंडल पे यहाँ पर, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, यहाँ पर समताप मंडल पे है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये को बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको विशेष पता होंगे तो जिससे आप अनुमान लगा लोगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आगे तैयारी में, हम और अच्छे से नोट्स आपको करवाएंगे। ठीक है, अपने नोट्स से ही मैं पढ़ाऊँगा। ऑप्शन ए 11 मई 1972, बी 11 दिसंबर 2002, सी दे रहा है 16 अक्टूबर 1990, और डी 10 दिसंबर 1980। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2002। ठीक है, इस समय जैव विविधता अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर आगे को चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ए शिफ्टिंग खेती, बी जैविक खेती, सी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, डी ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छी खेती है जैविक खेती, तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। और शिफ्टिंग कृषि जो कि जगह छोड़ के की जाती है, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में से झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, अगला 135 कह रहा है अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि WWF से आश्रय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड। बताएं सभी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा फूलों की घाटी। फूलों की जो घाटी है चंदौली जिला उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, आपकी भले के लिए क्या कहा जा रहा है, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा कह रहा है सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो प्रदूषण मापने के लिए एजेंसी का नाम है, आप साफ साफ कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसकी स्थापना भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 22 सितंबर 1974 लिख लेना। 22 सितंबर 1974 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में। तो कोटोपाक्सी जो है ज्वालामुखी है एंडीज में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं शेयर करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके मोबाइल में बीएड डीएलएड के ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें। सभी मित्रों के पास ये वीडियो जानी चाहिए। हमें मोटिवेशन तभी तो मिलेगा, आप लोग सब लोग विजिट करोगे, देखोगे, तो मैं अपने पहले प्रीवियस कराऊँ सारे तुम्हें, फिर अपने नोट्स से तुम्हें पढ़ाऊँ, जिससे कि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ पहली बार में बिना खर्च के। आप ठीक है, किसी कोचिंग संस्थान से आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, उत्तर प्रदेश माफ़ कीजिए भारत में हिमाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो सबसे पहले असम में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहते हैं, और बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को। प्यारे साथियों, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1985, 1981, 1973। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न आते हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान वह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब 6 प्रश्न और रह गए, क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं, सभी शेयर करें। कह रहा है 144वां प्रश्न, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ? ऑप्शन ए, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू और मुस्लिम के मध्य। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। कांग्रेस की ओर ख्याल रखना, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर समझौता कराने वाले थे
एक तरफ से बाल गंगाधर तिलक और दूसरी ओर से मुस्लिम लीग के नेता जो था, क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इन ये 2 लोग थे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर समझौता हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। जंगली जो गधा हैं वो कच्छ, गुजरात में इनका अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग विधि होती है, किससे संबंधित है? ए, चट्टानों की शक्ति मापना, इनमें सभी। तीसरा कह रहा है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। और डी कह रहा है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में। तो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग होता है प्राचीन समय में जो अवशेष हैं, पेड़ पौधे, मनुष्यों के या किसी और के हड्डियों के अवशेष हैं या कोई और किसी चीज़ का पता लगाना है वहाँ पर आयु का कि कितने साल पुरानी है, तो उसमें कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये भी दे रहा है कि ये सभी, तो बहुत ये लगा देंगे और ये सभी, तो हमेशा ध्यान रखना पहले पढ़ा करो अच्छे से, तभी सही उत्तर निकाल लो। अगला 147 कह रहा है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950। तो देखो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान हमारा जो जनगण मनगढ़ है, जिसको गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन? इन्होंने ही लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पहली बार इन्होंने गाया था, ध्यान रखना, लिख लेना। कोलकाता का अधिवेशन 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था तीसरा, जब जॉर्ज पंचम पहली बार भारत आया था और उसकी मैडम क्यूरी उसके साथ आई थी, तो उसके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कोलकाता अधिवेशन में इसी को, राष्ट्रीय गान को गाया गया था, उन्हीं के वेलकम में। तो इस बात को ध्यान रखना। और इसको राष्ट्रीय गान को जो दर्जा मिला है संविधान के द्वारा अपनाया गया है वो 24 जनवरी 1950, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा चौथा। और राष्ट्रीय गीत हमारा जो है वो है वंदे मातरम। कौन सा है राष्ट्रीय गीत हमारा? कौन सा है? वंदे मातरम, लिख लेना, वंदे मातरम। ठीक है, इसको भी अपनाया गया है कब? 24 जनवरी 1950, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। और जो वंदे मातरम लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ बुक से इस गीत को लिया, और यह क्रांतिकारियों का सबसे फेवरेट गीत था और इसको सबसे पहले गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में 1896 में। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 148 कह रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है? ए, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। बी कह रहा है इनमें सभी। और तीसरा कह रहा है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। और डी कह रहा है जीव के आकार में वृद्धि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ये सही हो जाएगा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, फास्फोरस, कवक, मृदा। तो अजैविक घटक जो है वह कवक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट प्रश्न है और शेयर कर दें जितने भी हैं। अभी तक आपने नहीं शेयर किया होगा तो कर दो भैया, जिससे सबको मदद मिल सके। कह रहा है लास्ट प्रश्न, मैं आपका समय नहीं गवा रहा हूँ बिल्कुल भी, जो सटीक विश्लेषण है उसको दे रहा हूँ मैं,
और बता रहा हूँ बातें को, ठीक है। तैयारी इस तरह से की जाती है, मैं तो अपने स्तर से आपको बता रहा हूँ जो मैंने निकाला है पहली बार में अच्छे मार्क्स से, ऐसे थोड़ी मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकाला यूपीटीटी, ठीक है। कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी नागासाकी, सी एम्स्टर्डम और सिडनी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है, ठीक है। तो ये हमारे 30 प्रश्न थे ईवीएस के, मैंने आपको सटीक विश्लेषण कराए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए, और एक आध प्रश्न में आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी कोई भी और सजेशन हो वो भी करें कि सर या भैया जो भी है आप मानो मुझे वो आप कह सकते हो कि ये कराइए वो कराइए, तो मैं उस तरह से आपको कराऊँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।